हाँ यहीं पर मिला हमको, एक मिला आपको। हाँ इसको देखो एक बार। सुनिए डॉक्टर ओकाडा, आप इसको पकड़ के आगे बढ़िए। जापान के घने जंगलों वाले पहाड़ों पर सदियों से चली आ रही कहानियों का घना बादल। ऐसी कहानियां जो पेड़ों की छाया में रहने वाले और दुबके हुए जीवों की बात करती है और इसकी बहती नदियों के नीचे। फिर भी जैसा कि अक्सर लोक कथाओं के साथ होता है और इसकी कहानीकार से कहानीकार तक पारित होने की प्रवृत्ति होती है। टोटोरी प्रीफेक्चर गर्व से जापान के सबसे दूरस्थ जंगलों में से एक है। इसी कारण यहाँ के जंगलों की खूबसूरती वाकई में लुभावनी है और हमें इस पवित्र भूमि पर कदम रखने का सम्मान मिला है। आज ब्रेव वाइल्डरनेस टीम और मैं एक ऐसे रोमांच की राह पर चलेंगे जो हमने पहले कभी नहीं किया। तो क्या आप लोग भी तैयार हैं ऐसा जीव देखने के लिए जो वाकई में बहुत ही शानदार एम्फीबियन है? जब हम जापानी विशाल सैलमेंडर रिसर्च एंड कंजर्वेशन में दुनिया के शानदार अधिकारी डॉक्टर सुमियो ओकाडा के साथ जुड़ते हैं। इन्हें ओकाडा सेंसेई के नाम से भी जाना जाता है। 2 दशकों से अधिक समय से ओकाडा सेंसेई इन नाजुक एम्फीबियन की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, जिनके प्रजनन स्थल बांधों और तटबंध सुरक्षा दीवारों के निर्माण के कारण आवास लगातार खतरे में पड़ते जा रहे हैं। जापानी विशाल सैलमेंडर दुनिया का सबसे बड़ा उभयचर यानी एम्फीबियन है और इसे जीवित जीवाश्म माना जाता है क्योंकि लाखों सालों में इसकी जीव विज्ञान में बामुश्किल ही कोई बदलाव आया है। इसने उनके रहस्यमयी स्वभाव के साथ उन्हें रहस्य के आवरण में ढक दिया है और आप जल्दी समझ जाएंगे कि उन्हें नदी के ड्रैगन के रूप में क्यों जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इस जीव के बारे में और भी डिटेल में। वाह, आप इस जंगल के भीतर हवा में ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। ये प्राचीन है और यहाँ रहने वाले जानवर, ये विशाल जापानी सैलमेंडर लगभग प्री हिस्टोरिक काल से है। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि जो सैलमेंडर है वो वहाँ पर है। तो जैसे जैसे अभी सूरज ढलने को है तो हम रात को तैयार होकर आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये उभयचर मतलब एम्फीबियन रात्रिचर होते हैं, इसलिए रात्रि सही समय है। दिन के उजाले में नदी के ड्रैगन को ढूंढना असंभव तो नहीं है, फिर भी ये उनकी रात्रिचर भोजन की आदतें हैं जो उन्हें रात में अपने बिलों से बाहर निकालने की संभावना को बढ़ा देती है। तो ठीक है दोस्तों, खैर ये वही जगह है जहां डॉक्टर ओकाडा कहते हैं कि यहीं से हम नदी में उतर रहे हैं और हम धारा के ऊपर की ओर जाएंगे और उम्मीद है कि कुछ विशाल सैलमेंडर मिलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़िए। ओकाडा सेंसेई हमें आगे ले जा रहे हैं। हमारी टॉर्च की किरणों की चमक अंधेरे को चीरती हुई निकल रही थी और सैलमेंडर की खोज शुरू हो गई थी। ब्रेव वाइल्डरनेस चैनल पर दिखाए जाने वाले लगभग हर एपिसोड में मुझसे ही हमारे लक्षित प्रजातियों को सुरक्षित रूप से पकड़ने की उम्मीद की जाती है। तो ऐसा ही आप यहाँ के लिए भी सोच रहे होंगे, लेकिन विशाल सैलमेंडर के मामले में ऐसा नहीं होगा। उनकी कमजोर स्थिति और जापानीज लोगों के सांस्कृतिक महत्व के कारण इन एम्फीबियन को जापानी सरकार द्वारा एक विशेष राष्ट्रीय स्मारक माना जाता है। सख्त कानून और लाइसेंसिंग का मतलब है कि केवल ओकाडा सेंसेई और अन्य लाइसेंस प्राप्त रिसर्चर्स ही जंगल में विशाल सैलमेंडर को पकड़ और उनको संभाल सकते हैं। मेरा काम उन्हें पहचानना और कोई अगर मिलता है तो उसका डेटा रिकॉर्ड करने में सहायता करना होगा। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आप जब समूह के बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं और जब उन्हें खोजने जाते हैं तो खुद ही फैल जाते हैं। और मैं कल्पना कर सकता हूँ कि सैकड़ों साल पहले इन जीवों में से किसी एक को पहली बार देखना कैसा रहा होगा। सभी जो कहानियां हैं पुरानी और मिथक कहाँ से आए होंगे। ये अविश्वसनीय विशाल नदी ड्रैगन यहाँ अंधेरे में धारा के बीच शिकार कर रहे हैं। यहाँ बाहर होना भी रोमांचक है और उम्मीद है कि हम बड़ा ड्रैगन ढूंढ लेंगे। हमारे कपड़ों को सूखा रखने वाले वेंडर्स के साथ भी पानी की ठंडक हमारी रीढ़ की हड्डी में लगातार सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी खोज का रोमांच और एक सच्चे विशालकाय से मुठभेड़ की उम्मीद हम सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। फिर अचानक उस गीली मिट्टी और छाया से जिसे प्रकट हुआ हो, प्रकाश के टूटे हुए टुकड़ों की लहर में एक ड्रैगन का शेप हमें दिखाई दिया और मैं अचानक से बोल पड़ा, ओह कुछ यहाँ पर है शायद। हाँ यहीं पर मिल गया। मिला आपको? हाँ उसको देखो, वो रहा। ओके, इसको देखो, एकदम जैसे घात लगा कर बैठा हो तैयार, नदी के बीच की ओर अपना सिर करके बस इंतजार कर रहा है नीचे की ओर। अब यहाँ पर कोई मछली आती है या फिर केकड़ा आता है तो वो उसे सीधा अपने गले के अंदर में ओ करके डालने में सक्षम है। अगर मैं इसे पकड़ने से पहले बस 1 मिनट ले सकता हूँ तो मैं जो करना चाहता हूँ वो ये कि वास्तव में गोप्रो के साथ पानी की ओर नीचे खिसकूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और उन लाइटों को नीचे गिराते हैं। हाँ लाइटों को नीचे कर दो। क्या ये मेरे कैमरे के लिए ठीक रहेगा? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे ट्राई करते हैं। क्या मैं इसके कुछ शॉट्स स्वाभाविक रूप से इसके एनवायरनमेंट में ले सकता हूँ?
ओ ये बहुत बढ़िया लग रहा है और ये ठीक अपनी जगह पर है। ये पक्का महसूस कर पा रहा है कि हम यहाँ पर हैं और मैं इसके बिल्कुल पास पहुंच गया हूँ अब। ओह ये कितना कूल है यार, वाह बहुत शानदार। ये एक बढ़िया आकार का सैलमेंडर है, कितना पुराना दिखने वाला जीव है ये। तो ठीक है डॉक्टर ओकाडा, इसको पकड़ने के लिए तैयार रहना। यस यार, मैंने वहां पर बहुत शानदार शॉट लिया। पकड़ में आया, पकड़ लिया। ये देखो इसको, वाह यार देखो इसको, ये तो जाल के अंदर पूरी तरह से जैसे भर गया है। हर एक सैलमेंडर यूनिक है और जो भी हमें मिलता है उसका बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करना होता है। तो चलिए इसे यहाँ किनारे पर ले आते हैं। बिल्कुल, हमें जो चाहिए वो ले लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब इससे पहले कि हम सैलमेंडर का बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करें, अब क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसे कंटेनर के अंदर ही रखना है ताकि हम इसे वास्तव में शानदार विशेषताओं को करीब से देख सके। अब ये आपको बेहतर तरीके से देखने का मौका देगा और निश्चित रूप से हमें इसकी प्रशंसा करने का अवसर भी देगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और सैलमेंडर को यहाँ पर ले आते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तुम लोगों ने शॉट्स लिए? हाँ तो शुरू करो। वाह, जापानीज विशाल सैलमेंडर। क्या आपने कभी इस आकार का उभयचर मतलब एम्फीबियन देखा है? ये इतना बड़ा है कि ये लगभग कंटेनर में फिट नहीं होता। अब इस सैलमेंडर के सिर के आकार पर ध्यान दो। इसका जो आकार है वो वेथ शेप्ड का है। ये बड़ा है और ये सपाट है। इससे इन्हें धारा में चीरने में मदद मिलती है और निश्चित रूप से वे चट्टानों के नीचे छिप जाते हैं और वहां अपना घर बनाते हैं। और हेलबेंडर की तुलना में इस सैलमेंडर के बारे में जो सबसे अलग है वो है सिर पर ये सभी मांसल छोटी गांठें। देखो इसको, हमने हेलबेंडर के साथ में ऐसा नहीं देखा था। और मैं अनुमान लगा रहा हूँ डॉक्टर ओकाडा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही करना, ये संवेदी अंग है ना? हाँ बिल्कुल, उन्हें अपने पर्यावरण में इधर उधर महसूस करने और रसायनों को महसूस करने में मदद करने के लिए ये होते हैं। क्योंकि इनकी आंखें छोटी और आईसाइट बहुत कम, इसलिए अपने एनवायरनमेंट में नेविगेट करने में मदद करने के लिए मुख्य रूप से अपने केमिकल रिसेप्टर्स पर निर्भर करते हैं। अब जैसे जैसे आप उभयचरों के शरीर की लंबाई के नीचे की ओर बढ़ेंगे, आपको त्वचा के नीचे ये फ्लैप दिखाई देंगे। ये बहुत झुर्रीदार दिखता है। ये फ्लैप वास्तव में पानी के भीतर गैसों के आदान प्रदान करने में उनकी मदद करने में सक्षम होता है। पानी के अंदर इससे सांस लेते हैं। ये एम्फीबियन अपनी त्वचा के माध्यम से ही एनवायरनमेंट को और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। और जापानीज विशाल सैलमेंडर एक एम्फीबियन का एक आदर्श उदाहरण है जो त्वचा से सांस लेता है। अब आप देखेंगे कि आगे के पैरों और पीछे के पैरों के बीच की लंबाई में काफी अंतर है ना? इससे ये अपने शरीर को बहुत नीचे रख सकते हैं और नदी के बेसिन में बैठ सकते हैं। अब अगर इनके हाथ और पैरों पर ध्यान दोगे, अब इनमें से प्रत्येक हाथ और निश्चित रूप से पैर बहुत छोटे और मोटे हैं, लेकिन ये अपनी उंगलियों पर छोटे पैड से लैस है। उनके सामने 4 उंगलियां हैं और पीछे 5 उंगलियां हैं। और ये जो छोटे छोटे पैड हैं ये लगभग पीच कलर के हैं जो उन्हें नदी के बेसिन को पकड़ कर रखने में सहायता करते हैं। डॉक्टर ओकाडा, क्या हम सैलमेंडर की पैर की उंगलियों पर नजर डाल सकते हैं ताकि उनमें जो खास बातें हैं वो हम देख पाएंगे? आप इनको थोड़ा सा ऊपर की ओर झुकाएंगे तो मारियो के कैमरे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या बात है, देखो कि क्या हम उन पैड्स को देख पा रहे हैं? आप लोगों ने देखा? जूम करो इसे। अब आप देखोगे कि पैर वास्तव में मेंढक की तरह जालदार नहीं है ना? जहाँ पर ये उंगलियां पैरों से जुड़ती है वहाँ पर थोड़ी सी जालदार संरचना दिखती है, लेकिन ये पैड्स वास्तव में वही है जिन पर ये एनवायरनमेंट के माध्यम से आगे बढ़ने में मदद करने के लिए निर्भर होते हैं। चाहे धारा कितनी तेज क्यों ना हो, ये अपनी जगह पर बने रहते हैं। मैंने देखा कि पूंछ में एक छोटा सा गड्ढा है और कुछ गड्ढे हैं। क्या ये वो जगह है जहाँ शायद किसी ने इसे खाने या काटने की कोशिश की होगी? हाँ, काटा होगा या किसी पत्थर से टकराया होगा। ओके, तो हाँ हो सकता है कि शायद किसी संभावित शिकारी ने इसे काट लिया होगा। बेशक नर प्रजनन क्षेत्रों की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते भी हैं, या बेशक जैसा कि आप जानते हैं जापानीज विशाल सैलमेंडर को अक्सर मांद का स्वामी माना जाता है और वे अंडों और लार्वा की देखभाल भी करते हैं। तो जाहिर है कि ये सैलमेंडर अपने बच्चों की रक्षा करेगा यदि कोई भी अंदर आकर बच्चों को खाने की कोशिश करेगा, और ये वास्तव में अच्छा ही है। तो जब हम इस सैलमेंडर के पास गए तो ये शिकार करने की प्रक्रिया में तैयार ही था, और मेरे लिए तो ये इस प्राणी की सबसे प्रभावशाली विशेषताओं में से ये भी तथ्य है कि ये घात की स्थिति में लेट जाएगा और प्रतीक्षा करेगा, और फिर इनके पास वो एक विशाल मुंह होता है और कोई भी आए तो हाउ, इनका जबड़ा पीछे की ओर पूरा फैला होता है, इसलिए कुछ भी निकल सकते हैं, चाहे वो क्रेफिश हो या केकड़ा, मेंढक, या कभी कभी वे अन्य सैलमेंडर को भी खा जाते हैं। इसलिए एम्फीबियन कैनिबलिस्टिक है। अगर ये छोटा जापानीज जायंट सैलमेंडर है तो ये भोजन भी बन सकता है। ठीक है, तो खैर मैं यही कहूंगा कि इस समय हम शायद बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम मापने वाली मेजरिंग ट्यूब ले लेंगे और डॉक्टर ओकाडा सैलमेंडर को उठाएंगे और हम इसे यहाँ रखेंगे और इस इम्पोर्टेंट रिसर्च को कलेक्ट करेंगे।
हर सैलामेंडर के लिए एक ही प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। जैसे जैसे लंबाई को ध्यान से दर्ज किया जाता है, वजन का सही जांच की जाती है और फिसलन वाले एम्फीबियन को स्कैन किया जाता है ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि इसे पहले टैग किया गया था या नहीं। ये सौम्य विशालकाय पहले से ही रिकॉर्ड बुक में था, इसलिए इसके बायोमेट्रिक्स को अपडेट किया जाएगा। और अच्छी खबर ये है कि ये स्वस्थ और खुश दिखाई देता है। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए कि ये दूरस्थ सैलामेंडर की आबादी अभी के लिए तो लगातार बढ़ रही है। तो ठीक है, हमने अभी सभी जरूरी बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट कर लिए हैं और अब इस सैलामेंडर को वापस जंगल में छोड़ने का समय आ गया है। तो डॉक्टर ओकाडा, आज रात के इस अभियान को लीड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कितना शानदार था दोस्तों। जापान के पिछड़े इलाकों में जा रहा हूँ ताकि वहाँ जाकर एकमात्र जापानीज जायंट सैलामेंडर को करीब से देख सकूं। मैं हूं काइटो पीटरसन, बहादुर बनो, तूफान मचाओ। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। ठीक है, वापस नदी में चलो यार। लाखों सालों से ये रहस्यमय जीव इन प्राचीन जल में रहते और पनपते रहे हैं। अनगिनत कहानियां और नदी की आत्मा के ये रखवाले हैं। फिर भी एक सदी से भी कम समय में नदी के एक ड्रैगन का साम्राज्य लगभग खत्म हो गया है और ये वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक दुख की बात है। जापानीज विशाल सैलामेंडर का भविष्य अज्ञात है और दुख की बात यह है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के नेगेटिव प्रभावों के कारण इसके विलुप्त होने की संभावना एक बहुत ही वास्तविक खतरा बन चुका है। यदि बांधों और तटबंध सुरक्षा दीवारों के निर्माण के साथ इन सुंदर एम्फीबियन के घोंसलों के स्थानों को नष्ट करना जारी रहता है तो एक बात तो तय है, तो उनका भाग्य पूरी तरह से कंक्रीट में लिखा जाएगा, जिसे अभी डाला जाना है। ओकाडा सेंसेई के लिए जनता को शिक्षित करने और उनके आवासों में विशालकाय सैलामेंडर की रक्षा करने की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती है। वन्य जीव प्रेमी होते ही ऐसे हैं। फिर भी आशा की किरणें चमकती है, क्योंकि जिस काम का वो इतने जुनून से आनंद लेते हैं वो पहले से ही आगे बढ़ रहा है और उनके बेटे द्वारा खुले हाथों और उत्साह की मुस्कान के साथ सम्मानित किया जा रहा है इनका कार्य।